राहुल मंडी में फल खरीदने आया था, मगर सब्जी मंडी में अपनी तलाकशुदा पत्नी को सब्जी बेचते देखकर ठिठक गया। रानी के सामने जमीन पर थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी और वह उदास बैठी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। वह मन ही मन खुश होता हुआ बड़बड़ाया, कहती थी तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिल जाएगा, मगर इसे तो कोई हराम की खाने वाला मिल गया है। तभी तो अपनी पत्नी से सब्जी बिकवा रहा है। वह न चाहते हुए भी उधर चल पड़ा जहां रानी सब्जी बेच रही थी। अचानक राहुल ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। वैसे भी वह 8 सालों में बहुत बदल गया था। थोड़ा मोटा हो गया था, रंग भी साफ हो गया था। सूट बूट पहनने के कारण साहब लग रहा था और चेहरे पर रुमाल बांधने के बाद तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पास जाकर देखा तो रानी के पास थोड़े से आलू थे जो हवा के थपेड़े खा रहे थे। थोड़े से टमाटर थे जो बिल्कुल ताज़ा थे। एक लकड़ी की कैरेट में आम रखे थे जिनके ऊपर सूखा घास होने के कारण वे ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी सी हरी मिर्च और 4-5 नग धब्बे वाली फूलगोभी भी थी। बस सड़क के किनारे जमीन पर एक चादर बिछाकर उसी पर लगी छोटी सी दुकान में इतना ही सामान था। राहुल ने गौर किया कि वह बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, रंग भी सांवला हो गया था। एक बार तो उसे शक हुआ कि वह रानी नहीं कोई और है, मगर उसके माथे पर बड़ा सा तिल देखकर उसे विश्वास हो गया कि वह रानी ही है। रानी ने आशा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से बोली, क्या चाहिए साहब? पड़ोस में सब्जी बेच रही एक महिला बोली, इसके पास तो बासी सब्जी रखी है साहब, ताज़ा सब्जी लेनी है तो इधर आ जाए। मगर रानी जल्दबाजी में बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप के कारण थोड़ी पुरानी लग रही है, वरना मैंने आज सुबह ही खरीदी थी। रानी के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी के भाव देखकर उसका दिल धड़क गया। आखिर जिंदगी के 6 साल उसके साथ गुजारे थे। तलाक जरूर हो गया था, मगर उन 6 सालों में कुछ यादगार और हसीन पल भी गुजरे थे। वह बिना बोले ही ऊपर से घास हटाकर आम देखने लगा। आम थे तो बढ़िया किस्म के, मगर उनमें भी सिलवट पड़ी हुई थी। पुराने होने के कारण पिचके हुए थे। वह बोला, ये तो सचमुच खराब हो गए हैं। रानी अधीर होकर बोली, नहीं साहब, खराब नहीं हुए हैं, बस थोड़े से अलसाए हुए लग रहे हैं। ले लो ना साहब, शाम का वक्त है, सस्ता लगा दूंगी। वह वहां से जाने का नाटक करते हुए बोला, मैं जानता हूँ ये खराब हो चुके हैं, छिलका उतार कर देखो अंदर से काले पड़ गए हैं। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप एक आम खाकर तो देख लो, अगर खराब लगे तो मत लेना। 2 दिन से बेटी की तबीयत खराब चल रही है, इस कारण दुकान ढंग से नहीं लगा पा रही हूँ। बेटी का नाम सुनते ही राहुल को झटका सा लगा। उसके सामने अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा उभर आया। तलाक के वक्त उसे आखिरी बार देखा था, तब वह 4 साल की थी। अब तो वह 10 साल की हो गई होगी। प्रीति। रानी एक आम उठाकर राहुल को देने लगी, मगर वह तो बेटी के ख्यालों में ही खो चुका था। बेटी की तबीयत खराब होने का समाचार पाकर उसके दिल में कुछ टूटकर बिखरने लगा। लो साहब, चख के देख लो। रानी की बात अनसुनी करके वह जल्दबाजी में बोला, सारे आम तोल दो। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सारे? वह बोला, हाँ, सारे तोल दो। वह खुश होकर आम तोलने लगी। 8 किलो आम थे। वह 2 थैलियों में डालकर उसे देते हुए बोली, 100 रुपये किलो बेच रही हूँ, मगर आप 8 किलो पूरे ले रहे हो, इसलिए 80 के भाव से दे दूंगी। कुल 640 रुपये होते हैं साहब, आप ऊपर के 40 भी रहने दो, आप 600 ही दे दो। वह बोला, तुम्हारी बेटी बीमार है, इसलिए 100 के भाव से ही पैसे ले लो। फिर 500 के 2 नोट देकर वह जाने लगा। रानी ने पीछे से पुकारा, 100 के भाव से जोड़ें तब भी 800 होते हैं साहब, अपने 200 तो वापस लेते जाओ। राहुल वहीं रुक गया, मगर कुछ बोला नहीं। रानी खड़ी होकर पास आए, फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख ना मांगनी पड़े इसीलिए दुकान लगाई है। वह बोला, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? वह रुपये उसके हाथ में रखते हुए बोली,
पति से 8 साल पहले तलाक हो गया था साहब। वह चल पड़ा, फिर चलते चलते बोला, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी रिश्ता टूट गया। वह पीछे से बोली, नहीं साहब, पति अच्छा था, बस दिन खराब थे। अब वह रुक ना सका, जल्दी वहां से दूर अपनी गाड़ी के पास चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, रानी अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की मजदूरी हो गई थी, इसलिए वह अंधेरा होने से पहले ही घर जा रही थी। राहुल का मन किया कि उसके पीछे जाए ताकि पता चले कि वह कहाँ रहती है। उसका प्रीति को देखने का मन भी कर रहा था, इसलिए उसके दिल में एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। रानी ने तलाक के बाद किसी पुरुष से शादी नहीं की थी, ये बात भी उसके दिल में खटक रही थी। जब वह अपनी बची हुई सब्जी को एक झोले में रखकर घर की तरफ चल पड़ी, राहुल पैदल ही उसके पीछे हो लिया और उससे काफी दूर का फासला बनाकर चलने लगा ताकि वह उसे देख ना पाए। राहुल के दिमाग में एक ही सवाल बार बार शोर मचा रहा था कि रानी कानपुर में कैसे आए। उसका घर तो दूर एक गांव में था, वहां उसके 2 भाई थे, उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया। तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे। राहुल को रानी के जवाब से थोड़ी तसल्ली थी कि पति अच्छा था साहब, बस दिन ही खराब थे, मतलब वह आज भी उसे बुरा नहीं मानती। अचानक चलते चलते राहुल का दिल भर आया, आंखों से आंसू झलक आए। उसे याद आया जब एक रात रानी ने कहा था, आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना जी, बाकी आपके साथ रहकर मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। वह उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाया था। राहुल के सामने उसकी भाभी उसे जलील किया करती थी और वह चुपचाप खड़ा सुनता रहता था। वह खुददार थी, बिना गलती के सर झुकाना उसे जरा सा भी पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने मायके चली आई थी। उसके बाद भाभी की बातों में आकर राहुल ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया और उसकी दूसरी गलती थी कि रिश्ता ही तोड़ दिया। वह भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसे पत्नी से ज्यादा भाभी पर भरोसा था। रानी के साथ उसके जीवन के 4 साल बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर 5वें साल कलह होने लगी थी। भाभी जब किसी बात पर प्रीति को थप्पड़ लगा देती थी, तब रानी को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसी बात पर कलह बढ़ जाया करती थी। झगड़े के कारण रानी अलग होने का दबाव बना रही थी, जो राहुल को जरा भी पसंद नहीं था। राहुल के भाई और भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो, वे अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहते थे। वह भाई के साथ दुकान पर बराबर काम करता था, मगर जब उसे और रानी को पैसे चाहिए होते थे, तब भाभी से मांग कर लेने पड़ते थे। ये बात रानी को अच्छी नहीं लगती थी। रानी ने एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ली, फिर एक गली में चली गई। राहुल निश्चित फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते वह शहर के बाहर की बस्ती में आ गई। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पुराने से घर में प्रवेश कर गई, जिसमें कमरों के नाम पर खंडहर से कमरे थे। वहां बाहर चौक में 2 खटिया डाली हुई थीं। एक पर प्रीति लेटी हुई थी और दूसरी खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी। राहुल ने देखा, रानी के पहुंचते ही वह बुढ़िया उठकर बैठ गई। उसने बुढ़िया का चेहरा देखा तो पहचान गया, वह रानी की मां थी, यानी राहुल की सास। साथ ही प्रीति भी उठ गई थी। वह पहले से बड़ी हो गई थी लेकिन बहुत कमजोर लग रही थी। उस पर नजर पड़ते ही राहुल के दिल से भावना का झरना बहने लगा। उसका दिल किया कि जाकर प्रीति को अपने सीने से लगा ले। वह बेचैन होकर बहुत देर तक प्रीति को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वह लाख चाहकर भी घर के अंदर नहीं जा सकता था। जल्द ही वह वापस लौट गया। उसे भाभी पर बार बार गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया था। तलाक के समय भाभी कहती थी कि जल्द ही तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी, मगर 8 साल हो गए। भाभी ने अभी तक कुछ नहीं किया। इस शहर में वह अकेला ही रहता था। यहाँ उसके भाई ने एक दुकान और 2 बेडरूम का घर खरीद कर दे रखा था ताकि धंधे को और आगे बढ़ाया जा सके। राहुल अकेला ही वह दुकान चला रहा था। घर भी ठीक दुकान के पीछे था।
भाई भाभी उसे आगे भी बिना पत्नी के रखना चाहते थे ताकि वह हिस्सा न मांग सके और जिंदगी भर कमा कर देता रहे। उसका भाई हर हफ्ते दुकान पर आता और बचत के सारे पैसे लेकर चला जाता था। अंधेर नहीं, भगवान के संयोग से दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही शहर में रहने आ गए थे और अभी तक दोनों ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। अब राहुल रोज शाम को रानी की दुकान पर जाने लगा। रुमाल से चेहरा ढककर वह दुकान पर जाता था और ढेर सारी सब्जी और फल खरीद कर लाता था ताकि रानी ढंग से प्रीति की परवरिश कर सके। वह दिन भर बहुत सोचता था, मगर बिना चेहरा ढके रानी के सामने जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। जो सब्जी वह खरीद कर लाता था, जितनी जरूरत होती थी उतनी रख लेता था और बाकी बची सब्जियों को आवारा पशुओं को खिला दिया करता था। कुछ दिनों बाद जब राहुल का भाई हिसाब लेने के लिए दुकान पर आया, तब उसने पूछा कि बचत के पैसे कहाँ गए। राहुल बोला, खर्च हो गए मेरे से। भाई गुस्से में बोला, इतने सारे रुपये कहाँ खर्च कर दिए। राहुल हिम्मत करके बोला, काम था, खर्च कर दिए। भाई नाराज होते हुए बोला, आज तक तुमने तो कभी भी फालतू खर्च नहीं किया, अब तुम्हारे अंदर कौन सा ऐब आ गया है। राहुल बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, कमाई भी तो मैंने ही की थी, इसलिए खर्च कर दिए, मेरी भी जरूरत है। भाई गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। राहुल शांति से बोला, जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, शांति से एक बात बोल रहा हूँ। मैं कमाता हूँ तो खर्च भी कर सकता हूँ। ये घर और दुकान तो आपने मेरे नाम ही खरीदी है, इसलिए यह अब मुझे दे दीजिए। आपके पास पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है, उसकी कीमत यहाँ से बहुत ज्यादा है। आप पुश्तैनी जमीन जायदाद रखिए और यह छोटा सा घर और दुकान आप मुझे दे दीजिए। अब मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ। भाई बोला, तू कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। अभी तो मुझे तेरी शादी करानी है, तेरा फिर से घर बसाना है। राहुल बोला, अब मेरी झूठी फिक्र करना छोड़ दो। आपने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया और आप दोनों ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। 8 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए, कहीं शादी की बात चलाई आपने। आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे, मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखना चाहते थे। अगर पापा मेरी शादी करवाकर नहीं मरे होते तो मेरी शादी भी नहीं होने देते आप दोनों। आप दोनों को तो फ्री में एक नौकर मिल गया था, साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई है। अब मैं खुद अपनी शादी कर लूँगा। आप दोनों भगवान के लिए अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और अगर कुछ और गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं गांव में आकर भी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा करवा लूँगा। बड़ा भाई अब समझ चुका था कि उसकी चालबाजी पकड़ी गई है। अब उसकी और उसकी बीवी की यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। झूठे रिश्ते का नकाब उतर चुका था। वह भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटे के लिए ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़ना चाहता था, मगर उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ और वह चुपचाप वहां से निकल गया। अब राहुल भाई और भाभी के चंगुल से निकल चुका था। वह मन में विचार कर रहा था, उसे रानी और अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए दोपहर के समय ही वह रानी की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज रानी धन के कपड़े पहनकर बैठी थी, मगर उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। करीब जाते ही उसने पूछा, आपकी बेटी अब कैसी है। रानी उसे गहरी आंखों से घूरते हुए बोली, क्यों, वह आपकी बेटी नहीं है। अचानक वह चौंक पड़ा। मुंह पर रुमाल बंधे होने के बाद भी रानी ने उसे कैसे पहचान लिया। रानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोज उसका हालचाल पूछने के लिए चले आते हो, मिल क्यों नहीं लेते हो प्रीति से। क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है कि अपनी बेटी से ना मिलो। राहुल बोला, मैं भैया और भाभी से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। रुमाल चेहरे से हटाते हुए वह भरी हुई आंखों से रानी से बोला, बहुत मन करता है उससे मिलने का। रानी बोली, मिल लो, मैंने कब मिलने से मना किया है। रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटी से थोड़े ही टूटा है। राहुल बोला, तुमने मुझे कैसे पहचाना। रानी बोली,
पत्नी रही हूं ना आपकी। पीछे की चाल देखकर ही मैं आपको पहचान सकती हूँ। पहले दिन ध्यान से नहीं देख पाई मगर दूसरे दिन आपको पहचान लिया था। जब आप प्रीति के बारे में हमेशा पूछते हैं तो आपकी आंखों में हमेशा दर्द दिखता था। वह एक पिता की आंखों में ही दिख सकता है। अपना चेहरा तो आपने छुपा लिया मगर बेटी से मिलने की तड़प आंखों में नहीं छुपा पाए। घर का एड्रेस बताती हूँ, आप वहां चले जाओ और प्रीति से मिल लो। मैं शाम को ही घर जा पाऊंगी। वह रानी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम साथ में चलो, तभी उससे बात कर पाऊंगा। जब वह मुझसे दूर गई थी तब वह छोटी थी, अब वह मुझे नहीं पहचान पाएगी। रानी की आंखों में आंसू भर आए। उनको छुपाते हुए वह बोली, शादी की एल्बम आज भी मेरे पास है। रोज वह आपको देखती है, आपको जरा भी नहीं भूली है, देखते ही पहचान लेगी। वह विनती करते हुए बोला, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। रानी बोली, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? धंधे का टाइम है, अगर साथ गई तो सारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। वह बोला, सारे सामान के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो प्लीज। आज के बाद तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। ये सुनकर रानी को थोड़ा धक्का लगा। वह बोली, क्यों, आपकी दूसरी पत्नी यहाँ आने से मना करती है क्या? वह उदास मन से बोला, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। ये बात सुनते ही ना जाने क्यों रानी के दिल को थोड़ी राहत मिली। वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अपनी दुकान बाजू वाले को संभालने के लिए बोलकर वह उसके साथ गाड़ी में बैठकर घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में रानी ने पूछा कि आप इस शहर में क्या कर रहे हो? राहुल ने सारी बात बताई और वह ये भी बोला कि अब वह इसी शहर में रहेगा हमेशा के लिए। भाई भाभी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। वह सोचने लगी कि काश रिश्ता पहले टूट गया होता तो आज हम दोनों साथ होते, हमारा तलाक नहीं हुआ होता। राहुल ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? वह उदास मन से बोली, भैया और भाभियों के ऊपर बोझ बन गई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सबकी असलियत सामने आने लगी। भाइयों ने साथ दिया लेकिन बाद में वे भी भाभियों के साथ हो गए। आपको तो पता है, कुत्तों की तरह फेंकी हुई रोटियां मैं नहीं खा सकती थी। जिस घर में मैं रहती हूँ वह घर मेरे मामा का है। मामा का परिवार अब इस शहर में नहीं रहता है, वे लोग दिल्ली में रहते हैं। घर की चाबी माँ के पास थी, इसलिए हम लोग यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है और हमें किराया भी नहीं देना पड़ता, इसलिए इधर ही रहते हैं। वह फिर झिझकते हुए बोला, एक बात कहूँ? वह बोली, क्या? वह डरते डरते बोला, क्या आज भी मेरी याद आती है? रानी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह दूसरी साइड घुमा लिया। राहुल शायद देख नहीं पाया कि रानी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती। सुबह से शाम तक बस इसी बात की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाएं। इसी में सारा दिन निकल जाता है। उसका जवाब सुनकर वह मायूस हो गया और रास्ते भर चुप ही रहा। रानी रास्ता बताती गई और वह गाड़ी चलाता रहा। उसने रानी को जरा भी आभास नहीं होने दिया कि वह उसका पीछा करते करते यहाँ पहले भी आ चुका है। घर में घुसते ही राहुल का दिल अंदर से तड़पने लगा था, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह से प्लास्टर निकले हुए थे, दीवारें बहुत कमजोर थीं। रानी आगे आगे चल रही थी। कमरे के पास पहुंचकर वह बोली, प्रीति देखो, कौन आया है तुमसे मिलने? प्रीति अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह बाहर आकर उसे देखने लगी। रानी की माँ भी बाहर आ गई। प्रीति उसकी तरफ टुकुर टुकुर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, लेकिन राहुल के पास नहीं आए। वह अपनी मम्मी के पास जाकर लिपट गई। रानी बोली, डरो मत बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। प्रीति बोली, पापा हैं? मगर गंदे पापा हैं। इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। प्रीति अब बड़ी हो चुकी थी, उसे अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा था। राहुल को जिस बात का डर था वही हुआ, इसलिए वह रानी को साथ में लाया था। राहुल झिझकते हुए सास के पैर छूने लगा।
सास भी 2 कदम पीछे हट गई और बोली, दूर रहो हमसे, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है अब, इसलिए पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल नीचे ही बैठ गया, फिर भरी आंखों से दोनों हाथ फैलाकर बेटी को पास आने का इशारा करने लगा। उसकी आंखें कह रही थीं कि एक बार आकर मेरे सीने से लग जा, मेरी गुड़िया रानी। प्रीति ने मां की तरफ देखा। रानी ने इशारों ही इशारों में जाने के लिए बोला। तब वह दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। राहुल के लिए ये स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। वह फफक कर रोने लगा। रोते रोते बोला, माफ कर दे मेरी गुड़िया रानी, जिंदगी के फैसले खुद लेने में मैंने बहुत देर कर दी, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ होते। फिर वह प्रीति को उठाकर गाड़ी के पास लेकर गया और गाड़ी की डिग्गी खोलकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बड़े से थैले में ढेर सारा सामान था, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और कपड़ों से थैला भरा हुआ था। वह एक एक सामान निकालकर प्रीति को देने लगा। रानी गौर से देख रही थी। ये सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि उस थैली में से उसके लिए भी कुछ निकलेगा, मगर पूरा थैला खाली हो चुका था। रानी के लिए कुछ भी नहीं था। रानी समझ गई कि वह सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के लिए आया है। इतनी सारी चीजें पाकर प्रीति बहुत खुश थी। रानी बोली, अब चलते हैं, मुझे दुकान पर भी जाना है। राहुल प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊंगा बेटा। रानी चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। दोनों चुप थे। रानी सोच रही थी कि इतना सब कुछ बिटिया के लिए लाए थे, उसमें से कुछ निकालकर मेरा दिल रखने के लिए भी दे देते। तलाक हो जाने से थोड़े ही सब खत्म हो जाता है। वह गाड़ी चलाते हुए बोला, एक बात पूछूं? वह बोली, क्या? अगर तुम्हारे लिए कोई चीज लाता तो क्या तुम ले लेती? रानी तिरछी नजरों से उसे देखने लगी और फिर बोली, जब लाते तब देखती, अब छोड़ो। वह जल्दबाजी में बोला, लाया हूँ, तुम वादा करो कि तुम ले लोगी, मना नहीं करोगी। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज लाया है जो देते हुए इतना घबरा रहा है। वह अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए बोली, लाओ दे दो। मगर दोबारा कुछ लाए तो नहीं लूंगी। राहुल ने जेब से निकालकर मुट्ठी बांधकर उसकी तरफ हाथ कर दिया। रानी ने धड़कते दिल से हाथ आगे किया और राहुल ने जब उसके हाथ में वह चीज रखी तो वह खुशी से उछल पड़ी। वह कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं थी, वह एक मंगलसूत्र था। राहुल का दिल धक धक कर रहा था। घबराहट के मारे उसने साइड में गाड़ी रोक दी। रानी आश्चर्यचकित होकर बोली, यह क्या है? राहुल बोला, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बड़ी आस के साथ लाया हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे अपनों ने ही छल लिया और मेरी बेटी और पत्नी से ही दूर कर दिया। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छूटेगा। ये साथ अब मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से नया संसार बनाएंगे, जहाँ प्रीति की अच्छी परवरिश होगी और सासू माँ का बुढ़ापा संवारेंगे। अचानक हुए इस वाकये से रानी स्टैचू बन गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एकटक मंगलसूत्र को निहार रही थी। राहुल बोला, रानी, ए रानी, मैं तुम्हारा वही राहुल हूँ जिसके हाथ का तकिया बनाए बिना तुम्हें नींद नहीं आती थी। प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। जब से मैंने तुम्हें इस हालत में देखा है, मैं रोज रोता हूँ। कहते हुए वह रोने लगा। रानी ने मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए पूछा, तलाक के कागजों का क्या होगा? फाड़ देंगे, राहुल रोते हुए बोला। रानी उसे वापस मंगलसूत्र देने लगी। राहुल ने बहती आंखों से उसे देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। रानी बोली, अपने हाथों से पहना दो। इतना सुनते ही राहुल खुशी से उछल पड़ा और मंगलसूत्र लेकर तुरंत रानी को पहना दिया। वह खुशी से पागल हो गया और गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब दुकान पर नहीं जाना, अपने घर ले चलो।
राहुल ने वापस गाड़ी रानी के घर की तरफ घुमा दी। प्रीति और अम्मा को गाड़ी में बिठाया और अपने मकान की तरफ चल दिया, क्योंकि अभी तक वह सिर्फ एक मकान था। जब रानी के पैर पड़ेंगे तब वह मकान से घर बनेगा।